अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इंतशारी टोले से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। 9 में करने और करवाने वालों को सजा देनी होगी। सोशल मीडिया पर तवातर से फौज के खिलाफ इल्जामात लगाए जाते हैं। एक्शन ना लिया गया तो मुआशरे की बुनियादें हिल जाएंगी। गोया 9 में के जिम्मेदारान के लिए सख्त सजा का तयन। सोशल मीडिया की हदबंदी और मुज़ाकरात से साफ इंकार। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की 2 घंटे की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुमकिना तौर पर तहरीक इंसाफ पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने करीबन तमाम पहलुओं का खुलकर जवाब दिया। सिक्योरिटी मामलात से जुड़ी इस प्रेस ब्रीफिंग का निस्फ से जायद वक्त सवाल और जवाब की नशिस्त का था कि जिसमें सहाफी हजरात ने सियासी, अस्करी और मुआशी मामलात से जुड़े अहम तरीन मामलात से मुतल्लिक सवालात किए। DGISPR ने 2 ठोक अल्फाज में हर उस मौजू पर बात की कि जिसका बराह रास्त या बिला वास्ता अफवाज पाकिस्तान का ताल्लुक जोड़ा गया है। कोई इबाम या किसी शक की गुंजाइश बाकी नहीं रही। साथ में 9 में से फकत 36 घंटे कबल दौरान प्रेस टॉक 9 में के हवाले से तैयार की गई एक दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई कि जिसमें अस्करी तंसीबात पर हमले और शुहदा के मुजस्मे गिराए जाने के मनाजिर देखे जा सकते हैं। इस दस्तावेजी फिल्म में तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद, शानदाना गुलजार और शरियार अफरीदी के बयानात भी दिखाए गए। DGISPR का कहना था कि ये वीडियो दिखाने का मकसद आपको याद दहानी कराना है। हमारा दिल आज भी खून के आंसू रोता है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने यह वाज़ेह कर दिया है कि 9 में करने और करवाने वालों को सजा देना पड़ेगी। हम सब ने देखा किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहां पे अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए, तो 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आईन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। तहरीक इंसाफ बारहा यह वजाहत दे चुकी है कि 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया कि जिसमें एक साजिश के तहत तहरीक इंसाफ के कारकुनान के एहतजाज में मुश्तिल लोग शामिल किए गए कि जिन्होंने फौजी तंसीबात और अमला को नजर आतिश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने तहरीक इंसाफ के मौकफ की मुकम्मल तरदीद की। फॉल्स फ्लैग प्रोपेगेंडा का खुलकर जवाब यूं दिया। 9 मई कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। इसके जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो उनसे हैं वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास है। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाकये को होते देखा। तो जब ये खुल के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये तो पता ही नहीं क्या हुआ, कौन कर गया, कैसे कर गया। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। तो ये झूठ और फरेब मेरे भाई ये नहीं चल सकता। तहरीक इंसाफ ने 9 मई की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रखा है। आज ही कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेट सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना था कि 9 में मोहसिन नकवी और IG पंजाब का किया धरा है, लिहाजा फौरी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ के इस मुतालबे के जवाब में मेजर जनरल अहमद शरीफ ने खुले लफ्जों में वाज़ेह कर दिया है कि जुडिशल कमीशन तब बनता है कि जिसके बारे में कोई इबहाम हो। हम कमीशन के लिए तैयार हैं, लेकिन कमीशन फिर तह तक जाए। कमीशन यह अहाता करे 2014 के धरने के मकासद क्या थे। 9 मई करने और करवाने वालों की जो मकाफात अमल है उसको पीछे क्यों धकेल रहे हैं, ये सवाल बनता है। क्या हम किसी खुदा ना खास्ता किसी और 9 मई के सामने का इंतजार कर रहे हैं। कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, कि जुडिशल कमीशन तो उस चीज में बनता है जिसके बारे में कोई इबहाम हो। हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाकये की तह तक जाए। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना उसके मकासद क्या थे, पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो PTV पर हमले का भी अहाता करे, पासपोर्ट जलाएं, सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल जलाएं। किस तरह 2016 में KPK के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया, 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पे धावा बोला गया। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे, वो ये भी देखे कि कैसे IMF को खतूत लिखे, बाहर लॉबिंग की गई फर्मों के जरिए कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए, इसको कर्जा ना दिया जाए, इस बात का भी अहाता करे। कहां से फंडिंग जा रही थी, कहां फंडिंग जा रही थी, और वो कौन से लोग थे जो सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। क्योंकि अगर हमने इन चीजों का अहाता नहीं किया, और चूंकि हमने नहीं किया, तो फिर 9 मई तो होना था। अगर एक मखसूस सियासी टोला ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद इम्प्यूनिटी ये सारे काम करता रहेगा तो एक दिन वो अपनी फौज पे ही चढ़ दौड़ेगा। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सजा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल
आबरू महफूज नहीं होगी। 2014 का धरना, पार्लियामेंट, पीटीवी पर हमला, सिविल नाफरमानी, बिजली के बिलों के जलाए जाना, दारुल खिलाफा पर धावा, आईएमएफ को खतूत। मेजर जनरल ने हर उस इकदाम का हवाला दिया कि जो एक सियासी जमात ने दूसरी सियासी जमात के खिलाफ एहतजाज के नाम पर उठाए। मुल्क की तारीख में शायद ये पहला मौका है कि जब फौज की तरफ से माजी में होने वाले वाकयात के हवाले से जुडिशियल कमीशन बनाने की मांग की गई है। यहां यह भी अहम है कि 2015 में मुस्लिम लीग नवाज के अहम तरीन लीडर मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान ने बताया था कि 2014 धरने के पीछे किरदार कौन थे। कुछ ऑडियो कैसेट्स प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली जो शायद आईबी ने टेप की थी, उसमें ओपनली यानी कि कॉन्स्पिरेसीज की बातें थी, उसमें कि क्या करना है, कैसे करना है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कैसे, मैंने खुद तो नहीं सुनी, लेकिन जो हमें पता लगा इसी तरह की बातें थी। किसकी ऑडियो टेप? उसमें उसका भी आवाज़ थी और कई लोगों की आवाज़ें थी, लेकिन उसमें जो ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब थे उनकी आवाज़ थी। तो जब उस मीटिंग में वो टेप चली और लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी की आवाज़ उसमें आप कह रहे हैं कि थी, तो फिर जनरल राहिल शरीफ का क्या उस पर रद्द अमल था? राहिल शरीफ का रद्द अमल ये था कि जी जब उन्होंने ये इससे पूछा उनसे ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी से कि आप ही की आवाज़ उनको बुलाया गया मीटिंग? बुलाया गया। पहले वो मीटिंग में नहीं, पहले नहीं था। जब ये टेप चली उसके बाद उनको बुलाया? वो हैरानगी हुई उन्होंने उसको कंफर्म करने के लिए उन्हें बुलाया। उसी वक्त उनको फोन किया जी आप आए? वो आ गए, तो वो उनसे पूछा गया कि भैया आप ही की आवाज़ है, तो उनका जी बिल्कुल मेरी आवाज़ है। उस वक्त साबिक वजीर आजम इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, आजम स्वाति समेत एज वी स्पीक राइट नाउ बेशतर रहनुमा जो हैं वो 9 मई को जिना हाउस हमला, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश करने के मुकदमात में अबूरी जमानतों पर हैं। तहरीक इंसाफ अदालतों से मजीद रिलीफ की तवक्को कर रही है, जबकि DGISPR का कहना है कि हम समझने से कासिर हैं कि 9 मई के जिम्मेदारान का एहतसाब क्यों नहीं हो रहा। फौज अपने अंदर खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर चुकी है। पाक फौज में खुद एहतसाबी का एक सख्त, कड़ा मगर शफाफ अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। 9 मई की बात कर रहे हैं और मैंने आपसे ये कहा कि ये समझने से कासर है कि 9 मई में जो लोग करने वाले और करवाने वाले थे क्यों उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, लेकिन जो फौज ने तो अपना अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस बड़ी स्पीड से मुकम्मल कर लिया था। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेजर जनरल अहमद शरीफ ने निजाम इंसाफ से भी खुलकर शिकवा किया। उनका कहना था कि सियासी रहनुमाओं ने चुन चुन कर बताया कि यहां हमला करो। अवाम और फौज में नफरत पैदा करने वालों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया जाए तो निजाम इंसाफ पर सवाल उठते हैं। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए, इधर हमला करो, इधर हमला करो। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे किरदार पे ना पहुंचाया जाए तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहां के निजाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला बुनियादी पैगाम है कि 9 मई के जिम्मेदारान के लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं। जमहूरी अमल के तसलसल में हैरान कुन बात यह है कि एक सियासी जमात पर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए गए। तहरीक इंसाफ सानह 9 मई की जिम्मेदारी लेने से मुकम्मल इनकार कर चुकी है। इमरान खान मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी का ऐलान और दूसरे फरीक का तयन भी कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का कलीदी हिस्सा है और मखसूस नशिस्तों के हसूल में कामयाब हो जाती है अगर तो दूसरी बड़ी सियासी जमात भी है, लेकिन तहरीक इंसाफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। एक बड़ी जमात के लिए इंतशारी टोले का लक़ब जमहूरियत के लिए लम्हाए फिक्रिया हो सकता है, लेकिन आज भी अपने स्ट्रैटेजी और लाहे अमल के ऊपर कोई नजरसानी नहीं हो रही। सो सियासत की तल्ख नवाइयों से ताज़ा वाक़िफ़ तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात का वाहिद ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। आज भी मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब का कहना था कि अगर कोई सियासी लीडर फौज पर हमला आवर हो, शहीदों की तज़हीक करे तो इससे कोई बातचीत नहीं करेगा। इंतशारी टोले के लिए एक रास्ता है, वो कौम के सामने सिद्क़ दिल से माफी मांगे। हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ इंशाल्लाह होंगे। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमला आवर, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे तो उससे कोई बातचीत नहीं करे। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्क़ दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेंगे। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं की बातचीत। ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। ताजुब यह है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए फरीक भी अपनी मर्जी का और टर्म्स एंड कंडीशंस भी अपनी मर्जी की तय करना चाहती है। ये गुमान भी रखती है कि 8 मई के बाद जड़ें हिल चुकी हैं।
उस तरह से इशारा नहीं मिल रहा है, उस तरह से कोई बातचीत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जड़ें सबकी हिली हुई हैं। अवाम ने जो जवाब दिया इलेक्शन के दिन, उसके बाद जड़ें तो इनकी हिल गई। बातचीत इमरान खान भी अपनी टर्म एंड कंडीशन पे करेगा, जब भी करेगा। बातचीत शुरू होगी कि हमारा इतना बड़ा मैंडेट चोरी हुआ है, पहले उसमें तो हम बात करेंगे। DGISPR ने तहरीक इंसाफ के इस मौक़िफ़ की भी मुकम्मल तौर पर नफी की और इसको रद्द किया कि 8 फरवरी को उनकी जीत ने 9 मई के बयानियों को मुस्तरद किया है। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने तफसील से बताया कि 92% अवाम तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़ी। ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया। लेट्स सी दी फैक्ट्स। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47%, तकरीबन 6.5 करोड़ जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट। उसमें से ये जो मखसूस सियासी पार्टी जो कि ये जिनके लीडर्स वो ये बात करते हैं कि जी ये बयानिया उल्टा हो गया, उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। तो हम जमहूरियत में रहते हैं ना, अक्सरियत के इधर तो उधर गया। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई। तो 92-93% जो आपकी आबादी है उसने तो उस बयानिए के साथ नहीं खड़ी। इमरान खान ने 3 दिन कबल टेलीग्राफ को खत लिखा और इस खत में एक बार फिर उन्होंने बराह रास्त नाम लेकर कहा कि मुझे या मेरी एहलिया को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वो होंगे। उनका कहना था कि इदारे मेरे खिलाफ जो भी कर सकते थे वो कर चुके। उनका कहना था कि सबसे खतरनाक चीज ये है कि अदलिया की आजादी को तबाह करने के लिए ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। गोया एक तरफ बातचीत और मुज़ाकरात के लिए दरवाजे भी खोलना चाहते हैं, दूसरी तरफ नाम लेकर आज भी इल्जाम तराशी अरूज पे है। इमरान खान ने यह भी लिखा कि लोगों के मैंडेट की वापसी, मिलिट्री कोर्ट्स के जेर हिरासत अफराद और सियासी कैदियों की रिहाई और रियासत के आईनी किरदार की बहाली के बगैर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का कोई हल नहीं है। एक जानिब इमरान खान मुज़ाकरात चाहते हैं, दूसरी जानिब राह रास्त नाम लेकर जवाब दर जवाब का एक तसलसल भी रखे हुए हैं। इस कैफियत ने मुमकिना तौर पर तहरीक इंसाफ को बंद गली में धकेल दिया है। तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है? क्या खुले दिल से माफी और 9 मई के गुनाह से तौबा कोई गुंजाइश पैदा कर सकती है? इदारों को बराह रास्त और क्लियर मैसेज देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इमरान खान किसी भी किस्म का समझौता करने के लिए तैयार हैं या उनको ये ऑप्शन ही नहीं दी गई? ठीक 30 घंटे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के हवाले से एहतजाजी प्रोग्राम्स भी तरतीब दे रखे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, मेंबर कौमी असेंबली, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब। असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, अगर कोई गुमान रह गया था या कोई भी स्कोप दिख रहा था, वो आज मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। साफ और शफाफ तरीके से बातचीत की गई है, आपसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो तकाजे हैं वो सामने रखे गए हैं और ये कहा गया है कि आगे बढ़ने का एक वाहिद रास्ता है माफ़ी मांगना। आप लोग माफ़ी मांगेंगे, सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगेंगे आगे बढ़ने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि हम इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं, हम इस मुल्क के अंदर कानून और आइन पे यकीन रखते हैं और हम चाहते हैं, यानी आप ये सोच ले कि इमरान खान जिसने इस मुल्क के लिए इज्जत कमाई, वर्ल्ड कप जीता, जिसने शौकत खानम अस्पताल बनाई, जिसका नाम पूरी दुनिया में एक जो है ना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नाम है इमरान खान और एक लेजेंड है जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में जिसका बुनियादी किरदार है, और उसकी पार्टी जो कि जिसका नाम इंसाफ है, जो कि कानून और आइन के लिए अपनी जद्दोजहद पे यकीन रखती है, इसके बारे में इस बात के ऊपर बड़ा अफसोस है। और हम तो समझते हैं कि देखें, आप खुद पूरे जानते हैं, बल्कि बच्चा बच्चा जानता है कि जो हमारे साथ जुल्म हुआ, जो हमारे खिलाफ जो हमारे खिलाफ सब कुछ इस्तेमाल हुआ और इसके बावजूद इलेक्शन में जितना बड़ा मैंडेट हमें मिला, तो ये तो क्लियर वाज़ेह मिसाल है कि 8 फरवरी को पब्लिक ने मैसेज सर, अब इन दोनों चीजों के जवाब दिए गए ना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो ये जो वो कहते हैं कि ये मिथ है, जो उसको आप कहते हैं 8 फरवरी को जवाब दे दिया गया है, अवाम खड़ी हो गई है। जेल से भी इमरान खान कहते हैं कि 8 फरवरी के बाद अवाम ने अपना पैगाम दे दिया, अवाम एक साइड पे खड़ी है, आप लड़ नहीं सकते। उन्होंने उसकी भी तशरीह की है कि किस तरह आपको 31% वोट मिले हैं, किस तरह 6.5 करोड़ अवाम के अंदर भी एक मेजोरिटी जो है वो दीगर लोगों को भी मिली है। ये नहीं कहा जा सकता। 2 बातें कि आपकी तमाम तर नुमाइंदगी है कि पूरा मुल्क बोल बैठा, और फिर उन्होंने कहा कि पूरी आबादी के हवाले से भी देखा जाए तो उसके हवाले से भी बहुत एक कम परसेंटेज है जिसने वोट दिया। और अगर वोट मान भी लिया जाए, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है कि तहरीक इंसाफ को वोट डालने वालों ने अफवाज पाकिस्तान को रद्द किया है या 9 मई के ऊपर जो होने वाली इकदामात थे उनकी हमायत में वोट डाला है। ये बड़े देखिए, एक तो ये बात बिल्कुल गलत फहमी है। तहरीक इंसाफ किसी तौर पर फौज के खिलाफ नहीं है। फौज हमारा इदारा है, हम इस इदारे को मजबूत देखना चाहते हैं
لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے کنسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز کے اندر کام کریں. آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ ان سے بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا کام ہی نہیں ہے بات چیت کرنا, جاؤ سیاسی جماعتوں سے بات کرو. میں تو یہ نہیں کہتا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو طریق صاحب کا مینڈیٹ ہے قانون کے مطابق, یعنی ہم اب گئے ہیں, کس کو پتہ نہیں ہے کہ شام کو ہم جیتے تھے, صبح کوئی اور جیتا. سر بات کس سے کرنی ہے پہلے یہ بتائیں. بات ہم نے کسی سے نہیں کرنی ہے, نہ ہم بات کریں گے, نہ کسی سے بات کرنی ہے. کرنی نہیں ہے بات, تو 3 رکنی کمیٹی کیوں بنائی ہے عمران خان صاحب؟ وہ کمیٹی جو ہے نا بیسیکلی اس کے اندر کنفیوژن ہے, میں اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا. میں اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت ٹائم ہے ہماری تحریک کی, مزاحمت کی, اور مزاحمت ہم چاہتے ہیں کہ اس کمیٹی کی تشکیل پہ کنفیوژن ہے کہ یہ بنی بھی ہے کہ نہیں, یا یہ کنفیوژن ہے؟ دیکھیں میں اس پہ کنفیوژن ہے کہ یہ بنی ہے کہ نہیں بنی. میں کیونکہ جو خان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی, جو لاسٹ ہماری ملاقات ہوئی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا موومنٹ چلائیں کہ ملک میں آئین بالادست ہے, یعنی تمام شہریوں کی حقوق جو ہے نا ایکول ہے. آئین کے اندر جس کا جو پیرامیٹر اس کے اندر وہ کام کرے. آئین کے اوپر ملک جو ہے نا, ہم نے 5 پوائنٹ بنائے, ہم نے جو ایک نیا الائنس بنایا ہے, کل ہم نے اس کے لیے سیمینار بھی رکھا ہے, ہم نے اس کے 5 پوائنٹ بنائے. سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے رکھا ہے کہ آئین کی سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے. سیکنڈ ہم نے رکھا ہے رول آف لا, تھرڈ ہم نے رکھا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, فورتھ ہم نے رکھا ہے کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرو, مقدس کرو, پارلیمنٹ فیصلے کرے, ٹھیک ہے. اور 5واں سیولین سپریمیسی. ٹھیک ہے. اب میں آتی ہوں نکات پر اور آپ کے لاہے عمل پر. آپ لوگ بھی احتجاجی ریلیاں نکالنا چاہ رہے ہیں, اس سے 36 گھنٹے قبل اتنی بڑی پریس کانفرنس ہے جس نے بہت واضح طور پر جو پیغام دینا تھا دے دیا. 1-2 باتوں کے اوپر آؤں گی. آپ نے پہلے تو یہ کہا کہ کمیٹی بنی بھی ہے مذاکراتی کہ نہیں, آپ کو اس کے اوپر آپ کو شک ہے, اس کے اوپر کلیئرٹی درکار ہے. یعنی کہ آپ آج یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ کسی سے بھی مذاکرات کرنے کے خواہاں نہیں ہیں, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں, ناٹ انٹرسٹڈ. دیکھیں میں یہ کہوں گا نا کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ملک, ہم تمام ان لوگوں سے بات ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں جو اس الیکشن کے بارے میں اپنے تحفظات رکھتے ہیں. وہ تو پھر یہی آپ کی جماعتیں ہیں نا, چکزئی صاحب, مولانا صاحب جن کو آپ ملتے ہیں, ویسے مجھے بتائیں اور کسی سے بھی بات کرنی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, چلو نہیں مجھ سے کیا پوچھنا ہے, آپ بتائیں. بات کسی اور سے کرنی ہے, ہم نہیں کرنا. وہ کیوں نہیں کرنا؟ فوج سے بھی نہیں کرنی, اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہیں کرنی. مجھے مجھے میری بات کرنی ہے نا, آپ کا اگر مجھے اپنی بات خود کرنے دے تو مہربانی ہوگی. سب سے پہلے ہماری مینڈیٹ چوری کیا ہے مسلم لیگ نے. 23 سیٹیں مسلم لیگ نون کی ہے, 23 ہو گئی, تو اس سے نہیں بات کرنی, نہیں کرنی. بالکل, پہلے تو مینڈیٹ واپس کرے نا. میں بتاؤں, نواز شریف اگر اتنا بڑا جو ہے نا اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے اور اس نے جو ہے نا ووٹ کو عزت دو کی بات کی, یہ ووٹ کو عزت ہے, اس نے رسوا کر دیا ووٹ کو. پیپل پارٹی نے کراچی میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا, مسلم ایم کیو ایم نے مینڈیٹ چوری کیا. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بھی آؤٹ. دیکھیں یہ وہ پارٹیاں ہیں جو مینڈیٹ چور ہے. یہ ویسے تو اس کی ویسے بھی اگلا سوال پوچھ لوں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے؟ دیکھیں ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے, ہم صرف اپنے آئینی اور قانونی حق چاہتے ہیں. ہمارا مینڈیٹ ہے, عوام نے ہمیں ووٹ دیا, عوام نے ہمیں ووٹ دیا, پرائم منسٹر کوئی اور بن گیا. دھاندلی کے حوالے سے جو سوال اٹھاتے ہیں نا, آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ لاؤ نا ثبوت کیوں نہیں لاتے. بار بار یہ ذکر ہوتا ہے کہ ان کو جتوایا گیا ہے, ان کو ادھر پہنچایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ فالس نیریٹیوز, بیانات, جھوٹ, انتشار پھیلانا, ساتھ ثبوت رکھو سامنے. دیکھیں میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ ایک طرف ہمارا ادارہ ہے, اگر وہ اس طرح کام کرتی ہے میڈیا میں تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں. اس نے کہا جوڈیشل کمیشن, ہم چاہتے ہیں کہ بالکل جوڈیشل کمیشن بنے اور اس الیکشن پہ بنے, اور ایک ایسا جوڈیشل کمیشن ہو کہ اس کی تحقیقات کرے. اگر ہمارا دعویٰ غلط ہے تو غلط ثابت ہو جائے گا نا. یعنی ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہو اور اس میکنزم کے ساتھ تحقیقات ہو. جوڈیشل کمیشن کے اوپر بھی انہوں نے حامی بھری ہے, لیکن کہتے ہیں 2014 سے شروع کرو. آپ لوگ کا دھرنا کس نے کرایا تھا, اس کے پیچھے کون تھا؟ اور جو دیکھیں ہمارا تو مطالبہ یہی ہے نا, جہاں سے شروع کرنا ہے وہ جس کی مرضی وہ کرے. ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہو, 9 مئی ضرور ہو, اس میں بالکل 9 مئی ضرور ہو, مگر جدت سے شروع کرنا ہے کر لیں, جدت سے شروع کرنا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے نا, دیکھیں یہ جو سب سے پہلے ضرورت تو اس بات کی ہے نا, میں اس پہ زیادہ آپ کے ساتھ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی پروگرام کے لیے میں تو اس لیے آیا ہوں کہ کل چونکہ ہماری ایک کانفرنس ہے, میں اس کے حوالے سے اپنے لوگوں کو آگاہ کروں کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو زیادہ بہتر یہ ہے. میں آ جاؤں گی اس پہ, بس میں ذرا سی کلیئرٹی چاہ رہی تھی, جس طرح کہ اب وہ کہتے ہیں کہ صدق کے دل سے معافی مانگے, اونلی وے آؤٹ. دیکھیں ہم معافی اللہ معاف کرے, اب اپنے باپ سے نہیں معافی مانگتے تو کسی اور سے کیا معافی مانگیں گے. اب مجھے بتائیں آگے بڑھا کیسے جائے گا, آگے بڑھیں گے کیسے پھر؟ ہم چاہتے ہیں ملک تمام ادارے ملک کے قوانین کی
रिस्पेक्ट करें। वो चाहते हैं आप भी रिस्पेक्ट करें, वो बिल्कुल कहते हैं आप पामाली Yes, करते हैं, हम चाह रहे हैं। इंतशार देखो फैलाते हैं, अगर हम देखिए अगर नफरत फैलाते हैं। मैडम सर ये देखिए बहुत बड़ा, मुझे ये इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, और अब आप खुद कह रहे हैं 9 मई की आप तहरीक तैयार कर रहे हैं। नहीं, 9 मई की तारीख नहीं तैयार कर रहे हैं आपकी, शायद मेरे बताइए क्या प्लान अगर है? आप मुझे बात करने जी, दें जी। तो मैं बात कर लूँ ना। हम चाहते हैं कि मुल्क में आइन और कानून बारदस्त हो। हम चाहते हैं कि मुल्क में तमाम सिटीजन की इक्वल राइट्स हो। हम चाहते हैं कि मुल्क चले कानून के मुताबिक। हम चाहते हैं कि मुल्क में आज़ाद अदलिया हो और वो इंसाफ दे। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में सिविलियन सुपरमेसी हो। इसके लिए हम तहरीक चला। हम अभी छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं करते। हमारे साथ जो जुल्म होना था, यानी नंगी वीडियो हमारे साथ हो गई, धमकियां हमारे साथ हो गई, जेल में हम गए, और क्या हुआ? और अभी तो हमें एक और चीज बन गई कि हमें शूट करें। एक चीज रह गई, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर करूं, हम अपनी तहरीक चलाएंगे पुरअमन, और हम समझते हैं कि अदम तशद्दुद जो है ना वो ज्यादा पावरफुल होती है तशद्दुद से। तो मैं अपने वर्कर को भी ये मैसेज दूंगा कि अगर कोई इस किस्म के इस मुजाहिरों में कोई इस किस्म की हरकत करेगा, कोई उबारेगा आपको, तो वो आपका दुश्मन होगा, आपका दोस्त नहीं होगा। हमने जो 9 मई को हम जलसे करेंगे पाकिस्तानी फ्लैग के साथ करेंगे और अपने उसके साथ करेंगे। हम किसी तौर पर जो है ना मुल्क में अनारकी नहीं चाहते, हम सिर्फ अपने आईनी और कानूनी हक चाहते हैं। ठीक है, और ये तमाम मुल्कगीर जो आप लोग रैलियां निकालेंगे, ये आइन के हक में, मुल्क के हक में, पाकिस्तान के हक में तहरीक इंसाफ के झंडे लहराएंगे? पाकिस्तान की और तहरीक इंसाफ की दोनों के झंडे लहराए जाएंगे। अब आज आपको वैसे धचका लगा है प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के जाती तौर पे? बहुत अफसोस हुआ। यानी हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आगे बढ़े। देखो हम चाहते हैं कि मुल्क में जो है स्टेबिलिटी आए, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए। यानी अभी जो सऊदी वफद आया है, हमने इसको अप्रिशिएट किया है, और हम चाहते हैं कि जो एग्रीमेंट्स हो, कोई पायदार एग्रीमेंट्स हो जाए, वो तो अलग बात है। और हम हर किस्म की इस किस्म की चीज़ों के, लेकिन एक तो आपने क्लियर कट अवाम के मैंडेट को जो है ना ज़बह कर दिया, अवाम के मैंडेट को आपने चोरी कर दिया। आपने उन आदमियों को उनको बिठाया जिसने को अवाम ने रिजेक्ट किया है, आपने उसको कुर्सियों पे बिठाया। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? मतलब वोट आप एक को दे और उधर असेंबली में दूसरा बैठे। सो आपकी ये जो कंडीशंस हैं, बिकॉज अली अमीन गंडापुर का मैंने इंटरव्यू किया चंद दिन पहले, उन्होंने कहा कि टर्म्स एंड कंडीशंस इमरान खान तय करेगा। इधर तो वो बातचीत करने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं बात करनी नहीं है। हमने एक ही बंद गली में, मुझे लगा कि आप लोगों ने बंद गली में अपने आप को डाल दिया है, इतनी एक्सट्रीम पोजीशन। बंद गली में नहीं है, हम आजाद शहरी हैं। इस मुल्क में कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जद्दोजहद करेंगे। हम कोई बंद गली में नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर और कैटेगरिकली होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूं। लेकिन हम जो भी जद्दोजहद करेंगे कानून और आइन के अंदर रहती पुरअमन जद्दोजहद करेंगे, अदम तशद्दुद की पॉलिसी की मदद करेंगे। और मैंने अभी रिसेंट हिस्ट्री में जो तहरीकी चली है, गांधी जी की चली है, नेल्सन मंडेला की चली है, मार्टिन लूथर किंग की चली है, हमारे इलाके में बादशाह खान की चली है, वो तहरीकें इसलिए कामयाब हुई कि उसमें तो हम अपने वर्कर्स को ये बिल्कुल कैटेगरिकली कहेंगे, हम अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे, अपना मुतालबा भी जारी रखेंगे, लेकिन किसी तौर पर तशद्दुद के साथ नहीं जाएंगे। जो हमारे खिलाफ बेअनिया बयान किया गया है, हम समझते हैं कि अगर उसकी जुडिशल इंक्वायरी हो तो इसमें जो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है और जो उस जो IG पंजाब है, हम तो समझते हैं ये सारे ड्रामा के पीछे इनका हाथ है। और सर ये आपको अफसोस हुआ और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मगर बड़ा वाज़ेह तौर पर एक लाहे अमल आया है। बहुत अफसोस, मैं कहता हूँ मुझे दुख हुआ इस पे। और ये एक इबहाम से भी या जनरल बात भी की जा सकती थी, पर बड़ा दो टोक मौक़िफ़ आया है, काला सफेद, ब्लैक वाइट, इबहाम सब खत्म। मैं आपको बताऊँ ना, मैं मेरी फैमिली में आधे से ज्यादा जो है ना मेरे फौज में है, मेरे स्टूडेंट बहुत ज्यादा फौज में है। इस इदारे के साथ हमारे दिल से मोहब्बत है। मुझे तकलीफ होती है जब इस किस्म की चीजें होती हैं। भाई जो काम आप करने उसमें ना करो ना। मगर आप समझ रहे हैं ना कि इतना क्लियर मैसेज देने की जरूरत क्यों पेश आई? एक तरफ इमरान खान साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ उससे करेंगे जिसके पास पावर है, दूसरी तरफ नाम ले लेके सीनियर तरीन अशखास को ये भी कहते हैं मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, ये मेरे खिलाफ सब कुछ कर रहे हैं, इदारिये लिखते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। एक किस्म की धोरी पॉलिसी है। बाहर आके हमें ये रिपोर्टर्स को बताया जाता है कि कमेटी बन गई है, आपके हाई लेवल तक ये कहते हैं, आप इतने सीनियर रहनुमा, आप कहते हैं कमेटी कोई नहीं बनी। गंडापुर कहता है मुझे टास्क दिया गया है, मैं बैठ के जाके बात छेड़ूंगा। ये बात चूंकि मैं कंफ्यूजन बड़ी है जमात के अंदर। मैं मुख्तरमा, मैं चूंकि डायरेक्ट मेरे नॉलेज में नहीं है। इमरान खान के नाम पे फ्रॉड हो रहा है जिस तरह मरवत कहता है? क्या हो रहा है? इमरान खान के नाम पे जो फ्रॉड कर रहे हैं जिस तरह मरवत साहब ने कहा, हो रहा है?
آستین کے سانپ شہریار افریدی کو دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. کیا ہو رہا ہے آپ کی جماعت کے اندر؟ دیکھیں مختلف پارٹیز کے اندر جو ہے نا لوگوں کے کنسرنز ہوتے ہیں. میں تو جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں, لیکن میں آپ بات کروں کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے, اگر آپ نے دیکھا ہے, جس میں پوری پاکستان کی ایم پی ایز, ایم این ایز, پارلیمنٹیرین لیڈرشپ ساری موجود تھی, سارے متفق تھے, شیر افضل خان بھی آیا ہوا تھا, سارے آئے ہوئے تھے. پارٹی کے اندر جو ہے نا چھوٹی موٹے اختلافات ہوتے ہیں, وہ اختلافات جو ہے نا مل کے بیٹھ کے حل. آخری سوال سر, آپ کو لگ رہا ہے کہ جتنی ایک ایکسٹریم پوزیشن آپ کی جماعت کی بھی ہے, خان کہتا ہے جو میں نے کیا ہی نہیں میں اس کی معافی کیسے مانگوں, آپ نے بھی بڑی بات کی. میں ویسے جس مقصد کے لیے آیا تھا نا, آپ کر لیں, آپ بتائیں اپنا مقصد بتائیں. میں جس لیے آیا تھا, بتائیں کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم کل جو ہے نا ایک بہت بڑا سیمینار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق چلے. ہم نے کل 5 نکات ہے, اس کے اوپر جو ہے نا کل ہم نے تمام جو میڈیا کے سینئر اینکرز کو بلایا ہے. ہم نے اس میں جو ہے نا جو ہمارے لائر کی لیڈرشپ ہے مختلف, اس کو بلایا ہے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے, سول سوسائٹی کو بلایا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے نا آئین اور قانون کے لیے ایک مؤثر آواز اٹھے. اور میں جو آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں, میرا اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئین کے مطابق پاکستان کے ہر شہری کی حقوق برابر ہے. ان کو تعلیم ملنی چاہیے, ان کو تحفظ ملنا چاہیے, اس کو علاج ملنا چاہیے, ان کو ایکول اپرچونٹی آپ جاز ملنی چاہیے. اور ایک کوئی کسی کی آزادی پہ, کسی کی چوائس پہ کوئی خطرہ نہ لگائے. مطلب اس کی موومنٹ کی آزادی ہو, ان کی چوائس کی آزادی ہو. جو آئین جو پروٹیکشن ایک سٹیزن کو دیتا ہے, یعنی میں آپ سے پوچھتا ہوں میڈم, جو آپ کو چونکہ آپ کو ٹکا لگانے کی زیادہ ہوتا ہے کہ ایسی باتیں کرے کہ ٹک ٹک ہونے کے لیے, میں بتاتا ہوں تحریک انصاف وحدت کی علامت ہے. عمران خان نے اچکزئی صاحب کو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنایا. بلوچستان کے ہمیشہ جو ہے نا بہت بڑے کنسرن ہوتے ہیں, پنجاب سے گلے ہوتے ہیں. پنجاب نے پہلی دفعہ عمران اچکزئی صاحب کو 100 ووٹ دی, حالانکہ اس کو اپنی صوبے سے ووٹ نہیں ملا. یہ وحدت کی علامت ہے. ہم نے اپنے پڑا چنار میں, آپ کو پتہ ہے شیعہ سنی کا بڑے تنازعات ہوتے ہیں, بڑے مسائل ہوتے ہیں. ہم نے جو ادھر ٹکٹ دیا ایک شیعہ بیک گراؤنڈ کا جو وہ ہے وحدت المسلمین کو ہم نے ٹکٹ دیا. پہلی دفعہ سنی علاقوں میں, ایریاز میں ان کو ووٹ ملے. یہ وحدت کی علامت ہے. یعنی سنی شیعہ جنگ ختم کر دیا, سنی شیعہ جنگ ختم کروایا ہم نے جو پنجاب اور بلوچ اور پختون کی جنگ ہے وہ ختم کروایا ہے. اور ہم جو ہے نا کراچی میں بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایک پارٹی میں, یعنی پاکستان تحریک انصاف بلوچستان, سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان پوری ملک کی نمائندہ جماعت ہے. آپ ایک وحدت کی جماعت کو جو اس طرح دیوار سے لگانا چاہتے ہیں, اور وہ جماعتیں جو صرف اپنے کچھ علاقوں کی جماعتیں رہ گئی ہیں. مسلم لیگ نون تو صرف پنجاب کے کچھ ایریا تک محدود رہ گئی ہے. اس طرح جو ہے نا یہ جو پیپل پارٹی ہے وہ کراچی کی چند اندرونی سندھ تک ایک محدود علاقے سے محدود ہو گئی. تحریک انصاف وحدت کی علامت ہے. ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے اس پاکستان کو آگے بڑھانا ہے, ہم نے اس ملک میں جو ہے نا ترقی اور خوشحالی لانی ہے, ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کرنی ہے, ہم نے تمام سٹیزن کو جو ان کے رائٹس ہے اس کا تحفظ کرنا ہے. اور سر یار یہ سب کچھ باور کروانے میں سیاسی قیادت آج کی جیسے بھی سسٹم چل رہا ہے, آپ کو جتنے بھی برے لگیں ان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو باور کرانے میں آج کی پریسر کے بعد آپ کو لگ رہا ہے بہت وقت لگ جائے گا یا وقت نہیں لگنا چاہیے؟ کہ ہم نے اپنی جدوجہد پہ یقین رکھے, ہم جدوجہد کریں گے, اللہ ہی بہتر ہے. دیکھو خدا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. ہم اپنی امید رکھتے ہیں کہ ہماری جدوجہد میں اللہ تعالیٰ برکت دے گی انشاءاللہ. الہی آمین. بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب. آخری سوال, خان صاحب کب تک باہر آپ کو لگ رہا ہے آ جائیں گے؟ انشاءاللہ بہت جلد. جو صورتحال ہے مجھے امید ہے کہ جوڈیشری کے اندر جو ایک وہ نکلی ہے نا, ایک جو اپنے جو اس کا بنیادی رائٹ ہے اس کے لیے جو اس کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوا ہے, ہمیں عدالت سے امید ہے کہ انصاف دے گا انشاءاللہ. اس پریس کانفرنس کے بعد بھی لگ رہا ہے آ جائیں گے باہر؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھو میں کبھی یہ سوچتا ہوں نا کہ دیکھو آپ یہ سارے معاملے میں اللہ کو کدھر رکھتے ہو؟ کیا فیصلے اللہ نے کرنے ہیں؟ کہ کوئی خدا ہے؟ خدا اللہ ہے, اللہ ہی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور سر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کون بننے جا رہا ہے یا ابھی تک نہیں ہوا؟ نہیں, ابھی تک ڈیسیجن اس کے اوپر ہو رہا ہے. وہی خان صاحب سے ملاقات ہو کے واضح ہوگا. ہوپلی 1-2 دن میں ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے واضح گفتگو سنی, آگے کا لاہے عمل بڑے واضح طور پر بتا رہے تھے. ایک چھوٹا سا وقفہ, we're going to be right back.
6 जजेस के खत और अदलिया में मुदाखलत के मामले पे सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत हुई। जज अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हम सच क्यों नहीं बोलते, हमें अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। हमने 74 साल झूठ बोला और सच को छुपाया, हमें अब खौफ खत्म करके सच बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर से मुकालमा करते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि डर किस बात का है, अवाम के सामने सच बोलें। जस्टिस अतर मिनल्ला के इन रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो फिर घर बैठ जाए। ऐसे जजेस को जज नहीं होना चाहिए जो मुदाखलत देखकर कुछ नहीं करते। The federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies and it is for the federal government to explain its position before this court. जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपना इजाफी नोट पढ़ते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। हाई कोर्ट के जजेस ने निशानदेही की है कि मुदाखलत का सिलसिला जारी है। जस्टिस जमाल खान मंदोकील ने कहा कि जाती तौर पर हर जज अपने आप को मजबूत कर ले, मैं कमजोर हूं तो वो कामयाब हो जाएगा। 6 जजेस ने एक इशू रेज किया जिसको सारे हाई कोर्टों ने न सिर्फ एंडोर्स किया, उन्होंने कहा हमारे साथ भी हो रही। इसका मतलब है कि कोई सच बोलेगा तो उसके साथ ये होगी। ऐसी सिचुएशन में वो डेटरेंस क्या हो। हम सब बैठे हुए, हम 6 जजेस के, आपका क्या ख्याल है, कोशिश नहीं की होगी हम पे, नहीं कामयाब हुए, अगर मैं कमजोर हूँ तो वो कामयाब हो जाएगा। हमें ये कहना चाहिए इंटरफेरेंस इज इनटॉलरेबल। अहमद साहब आप प्लीज आर्ग्यू कर लें, अदरवाइज हम लोग आपस में लगे रहेंगे। सिविल जज इतना ही पावरफुल है जितना दूसरों को होना चाहिए। सिविल जज को भी कौन निकाल सकता है, वही जुडिशरी निकाल सकती ना। हम हाई कोर्ट को अपने ताबे बना लें या किसी और को, वो भी जुडिशरी को कमजोर करेगी। वो कहेंगे जी अब ऊपर से वो कमाने लगे हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने अदालत से अर्ज की कि माजी में भी मुदाखलत पर खामोशी रही तो वो भी शरीके जुर्म है। इस मौके पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक बार फिर कहा कि अटॉर्नी जनरल समेत हुकूमत भी मुदाखलत तस्लीम कर रही है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि तौहीन और मुदाखलत से भी बुरा अमल कत्ल है, लेकिन चीजें चलती रहती हैं। कंटेम्प्ट से ज्यादा, इंटरफेरेंस से ज्यादा कौन सा अमल बुरा होता है? मर्डर होता है ना। बिल्कुल। वो कब से मना हुआ है? रुक गया है? नहीं सर। तो वो ये तो माशरे होते हैं, लोग होते हैं, ये सब चीजें तो चलती रहती हैं। अगर आप किसी ने आज आप हुक्म दे दें मर्डर होना खत्म कर, रुक जाए, तो हम रुकेगा तो नहीं, वो तो चलता रहेगा। वो हमें कैसे उसे डील करते हैं वो सजा की बातें हैं। सजा जजा की बात है। जैसे आपने कहा जजा सजा होगी तो फिर दूसरा कहेगा हाँ देखो इसने कत्ल किया, इसको सजा मौत हो गई तो कत्ल नहीं करना चाहिए। एक तो ये डिटेरेंट हो सकता है, दूसरा ये डिटेरेंट ये भी हो सकता है कि मतलब कुछ ना हो तो कहेगा जज हम भी कर लेते हैं। वो बातें और आपने कर दी कि वो कंटेम्प्ट एक्ट वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इख्तियारात, और अगर वो समझते हैं तो क्रिमिनल लॉ के तहत भी जा सकते हैं लोगों को। एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, चौथी बात इन्वेस्टिगेशन है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि 6 जजेस का खत एक हकीकत है, इसको देखें। ऐसी सूरत हाल में खौफ का तस्वुर कैसे होगा? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि फर्ज कीजिए कि मुझे धमकी आती है कि इस केस का ये फैसला कर दीजिए, तो मैं शिकायत दायर करूं, वो बेहतर है या वो इख्तियार के जो मैं खुद इस्तेमाल कर सकता हूं वो मैं अपने इख्तियारात किसी कमीशन को क्यों दूं? इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला बोले कि हमारे सामने इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि आया ये मुल्क आइन के तहत चल रहा है या नहीं। गुज़िश्ता समाअत पर पूछा गया था कि खुफिया इदारे किस कानून के तहत चल रहे हैं, मुदाखलत हो ही क्यों रही है? सियासी जमातें मुदाखलत खत्म करना नहीं चाहती। 2018 की मुदाखलत से किसी एक सियासी जमात को फायदा मिला, आज किसी और को मिल रहा है। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने लुकमा दिया कि सियासी जमातें चाहती हैं कि मुदाखलत उनके लिए की जाए। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने यह भी तस्लीम किया कि अदलिया की आजादी की जिम्मेदारी उनका फर्ज है। दौरान समाज झूठ और तंकीद में फर्क का अहाता भी किया गया और अदलिया पर मुख्तलिफ अतराज से दबाव का तस्करा भी हुआ। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर हसनात मलिक मौजूद हैं। हसनात बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। फरमाई दीजिएगा कि केस की सिमत और डायरेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए मेयर सुप्रीम कोर्ट में तकसीम बड़ी वाज़ेह है कि जो इंटरफेरेंस है एग्जीक्यूटिव की तरफ से उसको कैसे रोका जाए। जो जस्टिस काजी फाइसा हैं वो हम देख रहे हैं कि शुरू दिन से वो चाह रहे थे कि इंक्वायरी कमीशन बने और मामला एग्जीक्यूटिव को ही स्पुर्द किया जाए। वो सो मोटो केस हियरिंग के हामी नहीं थे, लेकिन क्योंकि जो सरबराह थे इंक्वायरी कमीशन के
साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, उन्होंने इनकार किया तो मजबूरन उनको सो मोटो लेना पड़ा। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो अपनी जो माजी में जो उनके इकदाम हुए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई, चाहे वो लॉ मिनिस्टर से, या इसके अलावा वो उनकी जो पहले दिन से सोच है कि इस मामले को कैसे डील किया जाए, वो उसी पे खड़े हैं। जैसे अतर मिनल्ला जो है वो ये बार बार कह रहे हैं कि हमें एक डेटरेंस बनाना होगा ताकि आइंदा के लिए जो है वो इस तरह तो आपको लग रहा है कि ये बड़े वाजे समाअत के दौरान बड़ा वाजे माइंड पता लग रहा है जजेस का? जी जी बिल्कुल, वो तो पहले दिन से ही क्लियर था, लेकिन बीइंग ए हेड चीफ जस्टिस काजी फाइसा को मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह की वो एक तस्वीर ये बन रहा है कि वो अपने जजेस के साथ नहीं खड़े हैं, वो एग्जेक्टिव के साथ खड़े हैं, और वो ऐसा लग रहा है कि एग्जेक्टिव को कोई दिफा की जरूरत ही नहीं है अपने इकदाम की, जिस तरह जस्टिस काजी फैसा उनको रेस्क्यू। कहा कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया को जो है वो कैप्चर किया हुआ है, और ये भी दबाव है। अहम तरीन इस मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत ने ये तस्लीम किया कि किसी मुअज़्ज़म मुआशरे में मुदाखलत के ये इल्जामात होते तो इस केस का फैसला हो चुका होता और जिम्मेदारान को सजाएं भी हो चुकी होती। लेकिन अभी जो ये हेयरिंग चल रही है, आपको लग रहा है कि जल्द फैसला मुतवक्के है या अभी टाइम है? मेरा नहीं ख्याल कि फैसला आएगा, फैसला क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह अब अवेलेबल नहीं होंगे। अब ये केस जून, मेरा नहीं ख्याल कि मई में अब टेकअप हो, ये जून में ही टेकअप होगा। गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया ना केस। लेकिन जो सोशल मीडिया के हवाले से जो जस्टिस काजी फैसा के रिमार्क्स हैं, वो बड़ा वाज़ेह है कि जो उनकी सोच है वही हमारी रियासती इदारों की सोच है कि सोशल मीडिया जो है वो काजी फैसा साहब भी कहते हैं वबा है, हमारे इदारे भी समझते हैं कि सोशल मीडिया को रेगुलेट होने की जरूरत है। 9 मई के हवाले से हमारे इदारे भी समझते हैं कि एक संगीन मामला है। जैसे काजी फैसा ने कल फैजाबाद धरना कमीशन के हवाले से जो केस था उसमें भी बार बार 9 मई का जिक्र किया कि अगर ये जो जजमेंट है फैजाबाद की ये हवाले से, धरना के हवाले से, ये अगर अमल दरामद हो जाता तो ये ना होता, 9 मई ना होता। तो ये कई चीजों में हम देख रहे हैं कि 6-7 महीने में चीफ जस्टिस, हमारे इदारे, बार, खासकर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, ये एक पेज पे ही हैं, जो बड़ा एडवांटेज है इस वक्त इस एग्जेक्टिव को। और सर, सोशल मीडिया पर जो कुछ हुआ उससे मुत्तफिक तो नहीं पूरी तरह से हुआ जा सकता। क्या लोगों की पगड़ियां नहीं उछल रही? बाबर सत्तार साहब हों, अतर मिनल्ला साहब हों, जस्टिस मोहसिन ने भी आज खत लिख दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार के खत को भी कंटेम्प्ट में प्रोसीडिंग्स में तब्दील किया जा रहा है। सो इसको तो बड़ा सीरियस तौर पर लिया जा रहा है। डीजी ISPR ने भी आज कवानीन बनाने के हवाले से बात की है। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि जब इस किस्म की चीजें होती हैं तो जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वही ज़ेर अताब आते हैं। आप देखें जब 13 जनवरी के फैसले पे क्रिटिसिज्म आया तो जेन्युइन सहाफियों को नोटिस तो चले गए जिन्होंने फिर क्रिटिसिज्म किया, और जो कैंपेन चलाते हैं, जो कोई बैरून मुल्क हैं या जिस तरीके से जो एजेंडे पे, वो फिर बच जाते हैं। और यही एक खदशा है कि चिलिंग इफेक्ट्स हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसनात मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट। अल्लाह हाफ़िज़।